क्लास में हम फंक्शन ऑफ स्टेट्स की सोशलिस्टिक अप्रोच की समाजवाद के अकॉर्डिंग राज्य की क्या कार्य होनी चाहिए। तो समाजवादी जो विचारधारा है वो साम्यवादी विचारधारा से निकली थी। कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवादी विचारधारा दी थी, मार्क्सवादी विचारधारा भी जिसको बोला जाता है, उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद को परिभाषित किया था। कि उन्होंने समाजवाद को क्या कहा था कि उनके साम्यवाद से पहले जितने भी थिंकर्स जैसे सेंट साइमन, टॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन, फोरियर आदि विद्वानों ने सोशलिस्ट थ्योरी दी थी, लेकिन कार्ल मार्क्स पहले ऐसे दार्शनिक थे जिसने उस सोशलिस्ट, उस समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया था। इसलिए समाजशास्त्र की फिलोसफी से राजनीति शास्त्र या राज्य के कार्यों में इंप्लीमेंटेशन को लेके वैज्ञानिक ढंग से समाजवाद को कार्ल मार्क्स ने परिभाषित किया था। और समाजवाद और साम्यवाद की मिली हुई अवधारणा समाजवाद या साम्यवाद के आधार पर उन्होंने राज्य के कुछ कार्यों का वर्णन किया था। और उन राज्य के कार्यों में सबसे बड़ी महत्व कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले दी थी कि समाजवाद के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में समानता स्थापित होनी अनिवार्य है। उत्पादन और वितरण के साधनों का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीयकरण का मतलब है किसी एक पूंजीपति वर्ग के हाथ में सभी उत्पादन वितरण के साधन नहीं होने चाहिए। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद के माध्यम से ये अवधारणा दी थी कि अगर समाज में समानता स्थापित करनी है तो समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। और प्रत्येक राज्य जब समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए वर्ग संघर्ष को खत्म करेगा, केंद्रीयकरण को खत्म करेगा, कानून सबके कल्याण के लिए बनाए जाएंगे, तभी समाजवाद स्थापित होगा। और इसी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत राज्य की सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो समाजवाद के मेन फीचर्स बताए गए हैं कि समाजवादी अवधारणा राज्य के किन कार्यों या राज्य के किस स्वरूप पर बल देती है। तो सबसे पहली चीज आती है, और एक चीज साम्यवादी अवधारणा में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की एक कल्पना थी, लेकिन समाजवाद की वैज्ञानिक अवधारणा में कार्ल मार्क्स मानते हैं कि राज्य की जो अवधारणा है, उस राज्य की अवधारणा में पूंजीपतियों के हाथों में सारी शक्तियां या उत्पादन वितरण के साधन नहीं होने चाहिए, जबकि राज्य के हाथ में यह होनी चाहिए, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए। और राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। और इन्हीं अवधारणाओं पर समाजवाद को परिभाषित किया जाता है कि समाजवाद ने राज्य के क्या क्या कार्य बताए हैं या राज्य के अंदर क्या क्या पहलू निहित होनी चाहिए वो बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है उत्पत्ति के स्रोतों का राष्ट्रीयकरण। उत्पत्ति के स्रोतों का मतलब है राज्य की इनकम के जो भी सोर्सेज है, चाहे वो कृषि से, उद्योग धंधों से, खानों से, बैंक, बीमा, मतलब जो भी राज्य के आय के साधन है, उन आय के साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब है सभी व्यक्तियों को समान रूप से उन आय के साधनों की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी एक वर्ग विशेष का उस पर आधिपत्य नहीं होना चाहिए। इस वर्ग विशेष से मतलब कार्ल मार्क्स का था पूंजीपतियों का, कि पूंजीपतियों का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को बगैर किसी भेदभाव के समान रूप से ये चीजें मिलनी चाहिए। और ये सभी उत्पादन और वितरण समान रूप से तभी हो पाएगा जब उत्पत्ति के स्रोतों पर मीन्स राज्य के जो आय के साधन है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। आय के साधनों से जो पैदावार होती है या फिर जो उत्पादन प्राप्त होता है वो सबको समान रूप से मिले। फिर है व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी, कि समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करता है क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति असमानताओं को जन्म देती है। समाजवादियों का मतलब है कि पूर्ण रूप से व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध नहीं करते, ये मानते हैं कि जो संपत्ति है उस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए और राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं, जरूरतों के अनुसार उसका बंटवारा करना चाहिए। जैसे अब भी बहुत कई
कंट्रीज में ऐसा है, जैसे नॉर्वे और डेनमार्क है, वहां पे हमारे यहाँ क्या प्रोविजन होता है, हम जहां भी रहते हैं और वो पूरे इंडिया में हम जहां भी रहना चाहें वहां अपनी खुद के पैसे से अपना प्लॉट खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं। कुछ सीमें जैसे सेक्टर वगैरह होते हैं वहां एक जैसे कि नक्शा पारित करवाना होता है, या फिर कुछ नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। हम किसी भी डिजाइन का किसी भी तरह से अपनी मर्जी से घर बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज आज भी ऐसे हैं जहां राज्य प्रदान करता है, कि नॉर्वे डेनमार्क में समानता क्यों है, राज्य प्रदान करता है सबको घर, कि राज्य बनाएगा, एक तरीके से कॉलोनियां होंगी, एक तरीके से सारे सेक्टर्स डिवीजन सब कुछ एक तरीके से होगा। आप उनको खरीद सकते हो फुल पेमेंट देके या इंस्टॉलमेंटेशन पे या सरकार से सब्सिडी लेके। वो इकोनॉमिक आधार पे डिवाइड कर रखा है सिर्फ सरकार ने, कि आप किस तरीके से उसको अर्जित कर सकते हैं। तो सबको एक जैसी जगह मिलती है, एक जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ये नहीं होता कि ये शहर का पॉश एरिया है, यहाँ रिच लोग रहते हैं, ये पुअर एरिया है, ये स्लम एरिया है, ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण है, व्यक्तिगत संपत्ति का एक तरीके से विरोध है। व्यक्तिगत संपत्ति सिर्फ व्यक्ति के विकास तक ही कार्य। फिर नेक्स्ट आता है राज्य के कार्यों में वृद्धि के पक्ष में। समाजवाद ये नहीं नकारता कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य एक बुराई है। समाजवाद मानता है कि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होना चाहिए। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी अवधारणा राज्य को एक बुराई मानती थी, लेकिन उसका समाजवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानता है कि राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए। और लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट हमने किया है। तो वेलफेयर स्टेट क्या कहता है कि राज्य के पास ज्यादा से ज्यादा काम होने चाहिए करने के लिए। जितने ज्यादा काम राज्य के पास होंगे वो नागरिकों की स्वतंत्रताओं को अफेक्ट किए बगैर, की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करेगा, लोगों की भलाई के लिए राज्य काम करेगा। फिर आता है प्रतियोगिता का अंत, कि समाजवाद मानता है कि प्रतियोगिता पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, कि आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता से हमेशा कुछ एक विशेष वर्ग की ही भलाई होती है, वही वर्ग ज्यादा प्रोस्पर होता है, उन्नति करता है। तो खुली प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाजवाद बात करता है समानता की, सब लोगों की आर्थिक सामाजिक समानता की। आर्थिक और सामाजिक समानता तभी होगी जब खुली प्रतियोगिता नहीं होगी, क्योंकि खुली प्रतियोगिता में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उन्हीं का विकास हो पाता है। जो दुर्बल या जिन शारीरिक मानसिक रूप से जो दुर्बल व्यक्ति हैं वो अपना विकास संभव नहीं बना पाते हैं। तो जब समाजवाद होगा तो सबको समान महत्व दिया जाएगा। जो पिछड़ जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, उनको भी उस एक धारा में लेके आने का प्रयास राष्ट्र के द्वारा किया जाएगा। जैसे उनके लिए मार्क्स में कुछ कंसेशन दी जाएगी, उनको सब्सिडी दी जाएगी, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, या कोई और सहायता प्रदान की जाएगी। इन तरीकों से उनको भी सम्मान लेके आया जाएगा। फिर ये समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है, कि जहां राष्ट्रीयकरण की बात आ गई, निजी संपत्ति का विरोध करता है, फ्री कंपटीशन का भी विरोध करता है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कैपिटलिज्म की थी, पूंजीवाद की थी। तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि समाजवाद पूंजीवाद को पूर्णतः नकारता है, क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक क्षेत्र या किसी एक व्यक्ति संस्था के आधिपत्य का समर्थन करती है। जबकि समाजवाद कहता है कि सभी व्यक्तियों का समान प्रभुत्व होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभों को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए मतलब ये नहीं है कि राज्य किसी एक वर्ग हित की ज्यादा पक्षधर होगा, नहीं, सबको समान रूप से महत्व प्रदान किया जाएगा। इसीलिए समाजवाद के अंतर्गत जो उत्पादन होगा वो योजनाबद्ध प्लानिंग प्रोसेस से होगा। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, न तो इसमें वस्तुओं की अधिकता होती है, कि ना तो इतना ज्यादा, इसमें आवश्यकता के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनकी जरूरतें पूरी करवाई जाती हैं, कि जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, जिससे कि वो एक समान विचारधारा या समानता स्थापित की जा सके।
फिर व्यक्ति की अपेक्षा समाज के महत्व पर अधिक बल देता है समाजवाद। समाजवाद ये नहीं कहता कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे जरूरी है, सबसे पहले व्यक्ति आएगा फिर समाज आएगा, नहीं। समाजवाद कहता है अगर समाज विकसित होता है तो व्यक्तियों का विकास ही हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति समाज के ही पहलू हैं। समाज और व्यक्ति दो अलग अलग विचारधाराएं नहीं है। समाज को विकसित करना है हमें, इंडिविजुअल इंडिविजुअल की अकेले अकेले किसी एक व्यक्ति के विकास पर बल नहीं देना है। समाज की आंगिक एकता, आंगिक होता है जैसे हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे साथ मिलके काम करते हैं, उसी तरह से समाज के ये सारे ऑर्गन्स समाज के ऑर्गन्स में आते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति, व्यक्ति के विकास के सारे पहलू, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तो ये सारे पहलू जो समाहित होके एक अंग के रूप में, जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर के सारे अंग मिलके काम करते हैं, उसी तरह सारे पहलू समाज के मिलके काम करेंगे तो एकता पर बल होगा और समाज का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। समाज में किसी भी प्रकार का व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं होगा, ना अमीर गरीब का, ना उच्च नीच का। फिर है स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास, कि समाजवाद सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है, नकारात्मक स्वतंत्रता को नहीं मानता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी जो सबके विकास में कारगर हो, समाज को विकसित कर सके। नकारात्मक स्वतंत्रता इंडिविजुअल की, एक एक आदमी की खुद की परिस्थितियों पर निर्भर होती है, उसको नकार के सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है समाजवाद, जो सबको समान लेके चलने की विचारधारा पर आधारित है। फिर आता है सच्ची समानता का समर्थक। सच्ची समानता का मतलब है चाहे आर्थिक सत्र हो चाहे सामाजिक सत्र हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक सत्र पर भी सबको अपने प्रतिनिधि चुनने का, प्रतिनिधि बनने का, सरकार का अंग बनने का, सरकार की नीतियों में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान किया जाएगा, जैसे हमारा वोटिंग राइट है। फिर संवैधानिक तरीकों में विश्वास, कि समाजवादी जो थे वो साम्यवाद की हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं करते थे, वो संवैधानिक तरीके से आर्थिक या राजनीतिक ढांचे को बदलने की बात करते हैं। और इसीलिए मार्क्सवाद के जो नव मार्क्सवादी विचारक है, हैबरमोस है, मार्केंजू है, ये नव मार्क्सवादी विचारक है जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को, साम्यवादी विचारधारा को संशोधित करते हैं। और उसके अंतर्गत ये यही कहते हैं कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए हिंसक क्रांति अनिवार्य नहीं है, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन। फिर समाजवादी महत्व देते हैं धर्मनिरपेक्षता को, कि समाज में अगर समानता स्थापित करनी है तो समाज में जो डिफरेंसेस, विभिन्नताएं होती है वो धर्म के आधार पर होती है, जाति सांप्रदायिकता के आधार पर सबसे ज्यादा होती है, और वही उनका सामाजिक और आर्थिक सत्र निर्धारित करते हैं। तो समाजवाद कहता है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए राज्य का स्वरूप। अगर राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा तो उस राज्य में आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक असमानताएं नहीं होंगी। तो ये समाजवाद के वो फीचर्स या समाजवाद के वो पहलू हैं जिनके आधार पर समाजवाद राज्य की स्थापना की बात करता है। अब है कि समाजवाद के अनुसार राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं राज्य के राजनीतिक कार्य, कि राजनीतिक कार्यों में राज्य की क्या सहभागिता है। समाजवाद के अनुसार क्या क्या राजनीतिक कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहला राजनीतिक कार्य आता है पूंजीवादी व्यवस्था को नकारना या पूंजीवाद का विरोध। ये हेडिंग बनाएंगे हम कि पूंजीवाद के विरोध में समाजवादी क्या कहते हैं, कि राज्य का आधार या राज्य की जो सरकार है, शासन तंत्र है, वो पूंजीपतियों का हितैषी नहीं होना चाहिए। वो सभी लोगों के बारे में समान रूप से सोचने वाला होना चाहिए, ना उस शासन तंत्र में पूंजीपति और शोषक वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है दंड की प्रवृत्ति या शक्तिशाली तंत्र। इसके अंतर्गत राज्य जो भी कानून बनाएगा अपराधों को रोकने के लिए या शासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उसके लिए राज्य एक तो न्यायपालिका का प्रबंध करेगा जो निष्पक्ष न्याय करेगी।
और साथ ही साथ कानूनों को मजबूती से सख्त रूप से लागू करवाने के लिए राज्य के पास दंड का प्रावधान होगा, जिससे कि उसके कानूनों को लागू करने में कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। अगर बाधा आती है तो राज्य के द्वारा दंड देने का प्रावधान भी होना चाहिए। थर्ड आएगा श्रमिकों में एकता स्थापित करना, कि श्रमिकों में एकता स्थापित करने का मतलब है राज्य का वो वर्ग जिसको साम्यवाद ने शोषित वर्ग का नाम दिया था, उस शोषित वर्ग के कर्मचारियों में एकता होनी चाहिए, जिससे कि वो पूंजीपतियों के शोषण से बच सके या शासन तंत्र पूंजीपतियों के आधिपत्य में नहीं होगा तो वो भी शासन तंत्र में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज करा सकेंगे। और लास्ट राजनीतिक कार्यों में आता है राजनीतिक चेतना। और राजनीतिक चेतना के अंतर्गत समाजवाद बात करता है कि राज्य में जिस भी प्रकार की शासन प्रणाली शासन तंत्र अपनाया गया है उसके निश्चित समय पर चुनाव होने चाहिए, सभी व्यक्तियों की चुनाव में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, मत डालने का अधिकार होना चाहिए, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए और स्वयं सरकार का अंग बनने का भी अधिकार होना चाहिए कि चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारे पहलू जब जागृत होंगे तो राजनीतिक चेतना नागरिकों के अंदर विकसित होगी, कि उन्हें जब ये पता होगा कि हम कब वोट डाल सकते हैं, कब हम चुनाव लड़ सकते हैं, क्या हम एक बार जिन प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते या मनचाहा काम करते हैं, या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे थे समाजवाद के अनुसार राज्य के राजनीतिक कार्य। अब आते हैं समाजवाद के अनुसार राज्य के आर्थिक कार्यों में। और आर्थिक कार्यों में समाजवाद सबसे पहले बात करता है राष्ट्रीयकरण की। और इस राष्ट्रीयकरण में समाजवाद दो प्रकार के राष्ट्रीयकरण को निहित करता है, एक तो उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण को और एक बैंकों के राष्ट्रीयकरण को। उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण का मतलब है जो बड़े बड़े उद्योग हैं जो राज्य की आय के प्रमुख स्रोत है, उन उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, किसी पूंजीपति का आधिपत्य उन उद्योगों पर नहीं होना चाहिए, कि उन उद्योगों की बागडोर निजी हाथों में नहीं होनी चाहिए जो बड़े और महत्वपूर्ण उद्योग है राज्य की आय के प्रमुख साधन। जबकि जो छोटे उद्योग है उनको निजी हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जहां होता है निजी हाथों में जो चीज होती है उसका विकास जल्दी होता है, आय में ज्यादा सहायक होंगे और राज्य को ज्यादा उनको नियंत्रण करने के लिए ज्यादा कोशिशों की जरूरत नहीं होगी और वो ज्यादा राज्य को उत्पादित करके देंगे। फिर है अर्थव्यवस्था का नियोजन, कि अर्थव्यवस्था को नियोजित या अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का अधिकार भी राज्य के पास होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर जब राज्य का नियंत्रण होगा तो राज्य के आय और व्यय के साधन सीमित होंगे, कहाँ पैसा खर्च किया जाना है, कहाँ से उसे आय प्राप्त होगी, ये भी अच्छे ढंग से सुनियोजित हो पाएगा। ना तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो पाएगा और ना वो प्राकृतिक संसाधन कम पड़ पाएंगे राज्य के नागरिकों के लिए। फिर आता है श्रमिक अनुशासन, कि समाजवाद मानता है कि आर्थिक कार्यों में श्रमिक अनुशासन स्थापित होना चाहिए। श्रमिक अनुशासन का मतलब है ना राज्य के द्वारा ना छोटे उद्योगों में जहां प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, वहां श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए। श्रमिकों को प्रत्येक प्रकार के उद्योगों में कार्य के लिए कुछ नॉर्म्स रूल रेगुलेशंस राज्य बनाएगा, जैसे काम के घंटे निर्धारित करेगा, समान काम का समान वेतन देगा, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाएगा, किसी का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। फिर आता है कि सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं का वितरण, कि समाजवाद बात करता है कि जो सार्वजनिक उपभोग की वस्तु है, कि मनुष्य की दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं मनुष्यों की, उनका वितरण सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, किसी निजी संस्था के द्वारा नहीं। और नेक्स्ट आर्थिक कार्यों में समाजवाद में आता है निजी संपत्ति का अधिकार नागरिकों को सीमित मात्रा में देना चाहिए, कि निजी संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी बिल है ना, प्रॉपर्टी बिल का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया कर रखा है, जैसे सैलरी पे होता है ना
टैक्स देना होता है, अगर आप इस स्लैब से ज्यादा आपकी सैलरी है तो आपको इतना टैक्स देना होगा। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी बिल की अवधारणा होती है कि निजी संपत्ति का एक क्राइटेरिया फिक्स करेगा राज्य, उससे ज्यादा निजी संपत्ति अगर कोई अर्जित करता है तो वो टैक्स पे करेगा, जो राज्य की आय का साधन होगा। तो हाँ, इसमें कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा अर्जित करेगा तो ज्यादा टैक्स दिया जाएगा, तो वो अपनी इच्छाओं को सीमित रखेगा, जो दूसरे व्यक्तियों के विकास में फिर कारगर होंगे। उसके बाद आते हैं राज्य के कल्याणकारी कार्य, कि समाजवाद एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का पक्षधर है। और जो हमने वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत है कि वेलफेयर स्टेट के क्या क्या काम होने चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ इंक्लूड होंगे। कि बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, श्रमिकों को काम के अनुसार वेतन, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें। आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है? जब व्यक्ति काम करने की अवस्था में नहीं होता है, तो अब वो काम नहीं कर रहा तो क्या उसको खाने को नहीं मिलेगा? तो राज्य को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जब बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की अवस्था में राज्य अनुदान प्रदान करेगा, जैसे बुढ़ापा पेंशन देता है, दिव्यांगों को पेंशन जो दी जाती है, श्रमिकों के काम के घंटे निश्चित करेगा। फिर आते हैं समाजवाद के अनुसार राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के अंतर्गत समाजवाद बात करता है सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों के विकास के लिए सबसे पहले तो जरूरी है शिक्षा, और राज्य शिक्षा पर नियंत्रण करेगा कि राज्य का प्रथम उद्देश्य होगा नागरिकों को शिक्षित करना। इसीलिए सभी लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान होता है, जैसे भारत में भी प्राथमिक सत्र की सार्वभौमिक और निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। फिर उसके बाद होता है संस्कृति को विकसित करने के लिए जनसंपर्क के साधनों को विकसित करना। जनसंपर्क के साधन होते हैं न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज चैनल्स, कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को आपस में एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति से अवगत कराना, राजनीतिक समस्याओं से, सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना, उनके निदान के उपाय। फिर समाजवाद बात करता है कि साम्यवाद ने तो धर्म को कहा था, एक तरह से कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम मानते थे, कि जैसे अफीम का नशा होता है, धर्म उसी प्रकार का एक नशा है। इसीलिए समाजवाद और साम्यवादी अवधारणा धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर बल देती है। और इसीलिए समाजवाद कहता है कि राज्य द्वारा धर्म तथा चर्च की सत्ता को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि धर्म राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले, धर्म राज्य से अपनी बातें मनवाए, तो राज्य सर्वे सर्वा है, ना कि कोई धार्मिक संस्था। धार्मिक संस्थाओं के अनुसार राज्य के नियम, कायदे, कानून नहीं बनेंगे। राज्य धार्मिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखेगा, किसी एक धर्म को पोषित नहीं करेगा। फिर समाजवाद के आते हैं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से संबंधित कार्य। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में समाजवाद सबसे पहले बात करता है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध की, कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंतर्गत कि कोई भी देश किसी दूसरे देश, कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य या राष्ट्र को अपने अधीन नहीं रखेगा, ना राजनीतिक रूप से, ना आर्थिक सहायता के नाम पे। सब स्वतंत्र है और अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए अपने प्राकृतिक संसाधनों और नागरिकों की सहूलियत के हिसाब से सभी अपना शासन तंत्र अपनाएंगे और काम करेंगे। और इसी अवधारणा पे समाजवाद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रों के आपसी संबंधों पर भी बल देता है, कि किसी एक राष्ट्र की सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए बगैर राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप किए राज्य एक दूसरों से संधि, समझौते या संबंध स्थापित करेंगे। तो ये था हमारे समाजवाद के अनुसार राज्य के कार्य। तो समाजवाद में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा।